हाय एवरीवन, वेलकम टू इवीट कैश क्लासेस। और आज है हम लोग चैप्टर नंबर 8 में। तो ये क्लास 11 का लास्ट चैप्टर है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ा है, एक समराइज फॉर्म में देख लेते हैं। तो हमने जर्नी पढ़ी कहाँ से कहाँ तक की। तो हमारे देश के इंडिपेंडेंस के पहले से अभी तक की जर्नी पढ़ी कि हमने इकोनॉमिकली क्या क्या डेवलपमेंट्स किए और क्या-क्या इम्पैक्ट आए। और पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमें किस तरह के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम एटमॉस्फेयर के साथ कोलैबोरेशन बना के एक अच्छा ह्यूमन सिविलाइजेशन का आइडियल स्ट्रक्चर सेट आउट कर सकें। और इससे क्या होगा, ह्यूमन सिविलाइजेशन भी लंबा खींचेगा, क्योंकि हम जिस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उसका बेस ही ह्यूमन लाइफ है। अगर ह्यूमन लाइफ ही लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेबल नहीं होगा तो हम वैसे स्ट्रेटेजीज बना के क्या करेंगे जो ह्यूमन के लिए बनेंगे। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमने जो भी विकास किया है, हमने जो भी डेवलपमेंट्स किए हैं इकोनॉमिकल सेक्टर में, उसको जाने कैसे कि हमने अच्छा किया, खराब किया। तो उसका सबसे अच्छा मापदंड है कि हम नेबर से कंपेयर करते हैं। हम अपनी स्थिति को आस-पास के लोगों से कंपेयर करके देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी स्थिति क्या है। हम अच्छे हैं या खराब हैं, ये डिसाइड करता है कि हम आस-पास के लोगों से किस तरह से अलग हैं। तो आइए चलते हैं चैप्टर में और डिस्कस करते हैं चीज़ों को। तो हम इस चैप्टर में क्या-क्या पढ़ेंगे उसको समराइज फॉर्म में हमने इस स्लाइड में डाला हुआ है। कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। तो हम लोग एक कंपैरेटिव डेवलपमेंट की स्टडी करेंगे, किसका? तो इंडिया और उसके नेबर्स का। डेवलपमेंटल पथ ए स्नैप शॉट व्यू। तो डेवलपमेंट पथ हमारा क्या है उसका स्नैपशॉट व्यू लेंगे। स्नैप शॉर्ट व्यू का मतलब है हम लोग ऊपर से देखेंगे उसको कि हमने क्या-क्या प्रोग्रेस किया है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स क्या-क्या बताते हैं हमारे और हमारे नेबर्स के बारे में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सेक्टर, हमारा जीडीपी और सेक्टर, इसका भी कंपेयर करेंगे आसपास के कंट्रीज से। इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडिकेटर क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज, हमारे पास डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज क्या-क्या है इस पर भी बात करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहला स्लाइड है हमारा, इंडिया इज सराउंडेड बाय फॉलोइंग कंट्रीज। हम लोग पहले जान लेते हैं कि हम लोग किन-किन देशों से घिरे हुए हैं, कौन हमारे नेबर्स हैं। तो नॉर्थ में चाइना है, ईस्ट में नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान है, साउथ में श्रीलंका है और वेस्ट में पाकिस्तान है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाई टू लर्न डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ नेबर, ये क्यों जरूरी है कि हम नेबर के डेवलपमेंट प्रोसेस को पढ़ें। तो इसका दो तीन रीजन है। पहला रीजन है टू बेटर compete विद देम, हम उससे बेटर compete कर पाए। जब तक हम दूसरे के बारे में नहीं जानेंगे तो हम उनसे बेहतर हैं या बेहतर बनना चाहते हैं, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हम उनके डेवलपमेंट को मॉनिटर करके खुद को अच्छे जगह पे स्टेबलाइज कर सकें। टू लर्न फ्रॉम देयर गुड इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड मिस्टेक। और एक कारण है कि अगर कोई देश किसी भी तरह का इकोनॉमिकल स्ट्रेटेजी अपनाया है जिससे उसको फायदा हुआ है, तो हम उसे वहां से पिक कर सकते हैं, जिससे हमारे भी इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा। और अगर उन्होंने कुछ मिस्टेक्स किए हैं तो उस गलती से भी सीख सकते हैं, ताकि हम अपने इकोनॉमी में उस गलती को ना दोहराएं। अंडरस्टैंड आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, हम लोग अपने स्ट्रेंथ यानी जो मजबूत पक्ष है उसको जान सकते हैं और क्या क्या कमजोर पक्ष हैं उसको जान सकते हैं। डिफरेंट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं इंडिया के, ये हम लोग मैप पर देख लेते हैं। पिछले स्लाइड में हमने इसको देखा भी। विच कंट्री वी विल स्टडी इन चैप्टर, हम लोग इस चैप्टर में किस किस कंट्री से अपना कंपैरिजन देखेंगे। तो मेनली चाइना और पाकिस्तान से देखेंगे। व्हाट विल बी स्टडी, हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं। वी विल स्टडी डेवलपमेंट पॉलिसीज, पहले तो डेवलपमेंट पॉलिसीज को पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स को देखेंगे एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ चाइना, चाइना के अनुभव को देखेंगे और पाकिस्तान और चाइना के साथ इंडिया को कंपेयर करेंगे। तो ये सारी बातें हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे।
चाइना वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। अब हम तीनों कंट्रीज को एक स्लाइड पर लाते हैं और देखते हैं क्या क्या ऑल थ्री गॉट इंडिपेंडेंस अराउंड सेम टाइम। इन तीनों देशों ने लगभग एक ही समय पर स्वतंत्रता पाई, यानी ये तीनों देश एक ही समय पे लगभग इंडिपेंडेंस हुए। हम और पाकिस्तान 1947 में हुए थे और चाइना 1949 में हुआ था। 5 ईयर प्लान इनॉस अराउंड सेम टाइम, और तीनों देशों में लगभग पंचवर्षीय योजना। ये जो 5 ईयर का स्कीम गवर्नमेंट चलाती है, ये तीनों देशों में लगभग एक ही समय पे और एक ही स्ट्रक्चर में लागू हुआ। चलते हैं अब रिफॉर्म्स क्या क्या हुए चाइना में। रिफॉर्म्स इन चाइना, ग्रेट लेप फॉरवर्ड रिफॉर्म ऑफ 1958। 58 में एक ग्रेट लीव करके फॉरवर्ड करके रिफॉर्म आया। इसमें कम्यून सिस्टम वाज लॉन्च। कम्युनलिज्म, जैसा आप जानते होंगे कि चाइना में क्या है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, उनके यहाँ कम्युनलिज्म है। तो पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड, इनकम फ्रॉम फार्मिंग वेंट टू गवर्नमेंट। अब क्या होता था इसमें कि पीपल जो कल्टीवेटिव लैंड से इनकम करते थे, उनको कलेक्ट करके टैक्स जाता था। किसको? तो गवर्नमेंट को। ऑल मेजर सेक्टर विद गवर्नमेंट, स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज डिडंट फेस एनी कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। और वहां क्या एक रूल था इस रिफॉर्म के तहत रूल लाया गया था, वो ये था कि स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज, सिर्फ सरकार द्वारा चलाए गए इंटरप्राइजेस थे, कोई तरह का प्राइवेट सेक्टर नहीं था वहां। यानी कि पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का था। तो ये दो रिफॉर्म्स आए वहां पर, जिससे गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा आया और उन्होंने इकोनॉमी को बेटर करने की कोशिश की। एक रिफॉर्म और आया 1978 में, जिसे रिफॉर्म ऑफ चाइना बोला जाता है। कम्यून लैंड डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स। अब जो पूरा लैंड था स्ट्रक्चर, उसको स्मॉल प्लॉट्स में डिवाइड कर दिया गया। इनकम फ्रॉम फार्मिंग वेंट टू इंडिविजुअल हाउस होल्ड आफ्टर पेइंग अप्लीकेशन। पहले तो गवर्नमेंट के पास पूरा का पूरा कमाई जाता था। अब क्या हुआ कि स्मॉल प्लॉट्स में उसे डिवाइड कर दिया गया, और जो लोग वहां पे काम करते थे, अब इंडिविजुअल के पास भी पैसा आने लगा, सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स जाता था। तो ये रिफॉर्म हुआ 1958 से लेकर 1978 तक। प्राइवेट सेक्टर फर्म अलॉट, 1978 में प्राइवेट सेक्टर फर्म को अलॉ कर दिया गया। यानी कि पहले प्राइवेट सेक्टर अलॉट नहीं था, सारे इंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट चलाते थे। इस रिफॉर्म के तहत अब प्राइवेट सेक्टर काम कर सकते थे। तो ये दो रिफॉर्म्स हुए। इस दो रिफॉर्म्स का नीचे और इफेक्ट देखते हैं। प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, पहले जो है प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती थी, लेकिन अब जो है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी आ गए, तो प्राइसिंग पावर दोनों के पास होती थी, गवर्नमेंट के पास भी और प्राइवेट सेक्टर के पास भी। रिफॉर्म्स इन चाइना और आगे के रिफॉर्म्स को पढ़ते हैं, उसी रिफॉर्म्स के अलग अलग प्रोस्पेक्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट नॉट अलाउड, 1958 में चाइना में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं था, यानी कोई भी बाहर देश का पैसा आके नहीं लगा सकता है। लेस फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ध्यान नहीं दिया गया था। 1978 के रिफॉर्म में फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनकरेज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा प्रोत्साहित किया गया, यानी कि अब अलाउ कर दिया गया कि कोई भी फॉरेन कंट्री का इन्वेस्टर आकर वहां इन्वेस्ट कर सकता है। लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, काफी लार्ज स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया। और आप जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है, उसके साथ सारे बिजनेसेस पीछे से चलते हैं। ये हम लोग आगे और पढ़ेंगे डिटेल फॉर्म में, इसको मैं बताऊंगा। कंपेरिजन करते हैं इंडिया वर्सेस चाइना डेवलपमेंट पॉलिसी। डेवलपमेंट पॉलिसी पे अगर आप कंपेयर करोगे, तो इस स्लाइड में आपको इंडिपेंडेंस का टाइम दिया गया है, 5 ईयर प्लान, दोनों में लगभग 1-2 साल का अंतर है, साथ में ही लागू हुआ। हु ऑन लैंड, तो इंडिया में प्राइवेट सेक्टर ऑन करते थे और चाइना में गवर्नमेंट ऑन करती थी पूरा लैंड। एग्रीकल्चर क्या था, स्मॉल फार्मर ऑनर स्मॉल प्राइस ऑफ लैंड। और इसमें चाइना में, इंडिया में क्या था, स्मॉल फार्मर ऑन्ड स्मॉल प्राइस ऑफ लैंड, यानी जो छोटे किसान थे उनके पास अपना लैंड था। लेकिन कम्यून सिस्टम एंड कलेक्टिव फार्मिंग, वो लोग गवर्नमेंट ही फार्मिंग करते थे, कलेक्टिव फार्मिंग, और उसका पूरा का पूरा इनकम खुद लेते थे। ये अंतर था। रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म क्या हुआ, तो इंडिया में 1960 में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ और चाइना में 1978 में
लैंड को डिवाइड कर दिया गया स्मॉल पीसेस में और वो लोगों को दे दिया गया। इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रन लार्ज इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट स्मॉल। पहले इंडिया में जो पहला 1947 के आसपास का रिफॉर्म था उसमें क्या हुआ कि बड़े बड़े जो इंटरप्राइजेस थे वो पीएसयू थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था, और प्राइवेट सेक्टर छोटे छोटे बिजनेसेस रन करते थे। लेकिन चाइना में सब तरह के बिजनेस ही गवर्नमेंट रन करती थी उस समय। रिफॉर्म इन इंडस्ट्री, रिफॉर्म क्या हुआ इंडस्ट्री में इंडिया में, तो 1991 में यहाँ ओपन पॉलिसी लाया गया जिसके तहत लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन किया गया। और 1978 में वहां चाइना में क्या हुआ, डुअल प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि अब गवर्नमेंट ऑन इंटरप्राइजेस के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी अपना कंपनी चला सकते थे, तो वो दोनों प्राइस तय कर सकते थे। आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स, चाइना इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस डेट थे चाइना इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो 1949 में चाइना गॉट इंडिपेंडेंस, 1949 में चाइना को स्वतंत्रता मिला, 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड, यानी कि कैंपेन वाज लॉन्च, कम्यून सिस्टम इन विलेज, ऑल मेजर सेक्टर विद प्राइवेट सेक्टर। कम्यून सिस्टम इन विलेज, यानी कि विलेज में जो है वो कम्यून सिस्टम था, ऑल मेजर सेक्टर विद प्राइवेट सेक्टर। और बाद में ये चेंज होके क्या हुआ कि जितने बड़े सेक्टर थे वो प्राइवेट सेक्टर हो गए। 1966 टू 76 क्या हुआ, ग्रेट proletarian culture revolution. During this period, students and professionals were sent to countryside to learn and work. ये सबसे बड़ा रिफॉर्म था चाइना में कि आप जाएं कहां पे, तो कंट्री साइड, कहीं विलेजेस में, वहां लर्न करें और वर्क करें, यानी काम को सीखें और उसके बाद काम करें। क्योंकि अगर आप स्किलफुल लेबर या स्किलफुल पीपल अपने देश के अंदर प्रोड्यूस करते हो तो इससे आपका इकोनॉमी जल्दी से रन करता है। 1978 में क्या हुआ, मेजर रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। किसमें किसमें, तो एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में और इंफ्रास्ट्रक्चर में मेजर चेंजेज आए। कम्यून लैंड डिवाइडेड, कम्यून लैंड डिवाइड हुआ, डुअल प्राइसिंग लॉन्च, डुअल यानी कि दो तरह के प्राइसिंग लॉन्च हुए। इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट हुआ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनकरेज थ्रू सेज, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इनकरेज हुआ सेज के थ्रू। तो ये सारे चेंजेस हुए चाइना में डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के दौरान। मेजर रिफॉर्म वेयर अंडरटेकन इन ट्रेड लिबरलाइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। क्या क्या रिफॉर्म हुए, तो मेजर रिफॉर्म वेयर अंडरटेकन इन ट्रेड लिबरलाइजेशन। किसमें किसमें हुआ, तो 1947 में पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशियर। अब हम क्या किससे कर रहे हैं, पाकिस्तान से तुलना कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। 1950 और 60 में रिफॉर्म इंट्रोड्यूस फॉर इंपोर्ट सब्सट्रैक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये सारी चीजें हुई। 1970 में नेशनलाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसके तहत बैंक्स का नेशनलाइजेशन वहां हुआ। ऑल मेजर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वेयर कम अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। इसके तहत जितने कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थे, यानी वैसे कंपनी जो कंपनियों के लिए सामान बनाते थे, वो गवर्नमेंट कंट्रोल में आ गए। कंपनियों के लिए सामान बनाते थे, इससे मेरा मतलब है कि जैसे आप कोई फर्म बिठाते हो या इंडस्ट्री बैठाते हो तो उसमें मशीन्स की जरूरत होती है, तो वो मशीन भी तो कोई कंपनी बनाती ही है। Demonetization took place and private sector were increased. Pakistan received financial support from Western nations like USA. Remittance received from Pakistani people working in Middle East. तो ये सारे चीजें हुई। 1988 मेजर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन ट्रेड लिबरलाइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, किसमें, तो ट्रेड लिबरलाइजेशन में, एक्सपोर्ट प्रमोशन में और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में। कंपैरिजन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान डेवलपमेंट पॉलिसीज। हम लोग आज कंपेयर करते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान डेवलपमेंट पॉलिसीज को। तो इंडिपेंडेंस 14 अगस्त 47,
हमारा देश जो इंडिपेंडेंस हुआ वो कब हुआ? 14 अगस्त 1947 को, और पाकिस्तान 14 अगस्त 1900, सेम डेट को। 5 ईयर प्लान हमारे यहाँ 51 में लागू हो गया और उनके यहाँ 56 में लागू हुआ। पॉलिसी फॉलोड, इम्पोर्ट्स हमने क्या क्या किया इस पूरे पीडीएफ में डिस्क्राइब्ड है। आपको वही चेंजेस इंडिया में दिखेंगे, चाइना के साथ जो कंपेयर किया था। पाकिस्तान में क्या अलग हुआ, तो उसी के आसपास की चीजें आपको पाकिस्तान में भी दिखेगी चेंज होते हुए। एक अच्छा कंपैरिजन स्लाइड है, इसको आप जैसे ही देखोगे सारा कुछ समझ में आ जाएगा। जीडीपी चाइना वर्सेस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अब जीडीपी के फॉर्म में तीनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो चाइना अभी 22.5 ट्रिलियन के आसपास है। इंडिया इंडिया को आप देखोगे तो ये मुझे फिगर कुछ ओके, जीडीपी इन ट्रिलियन डॉलर, डॉलर में हम लोग देख रहे हैं। तो पाकिस्तान 0.94 है और इंडिया 9.3 के आसपास है। तो इंडिया का जो जीडीपी है इट इज अराउंड 41% और चाइना जीडीपी, ये 41% चाइना का जीडीपी है, और पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो इंडिया का 11%। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि काफी बड़ा गैप तीनों कंट्रीज के बीच, जीडीपी के बीच में है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे आसपास हमारे नेबरिंग कंट्री अगर इतना मजबूत है तो हमें भी मजबूत होना पड़ेगा, और हम इकोनॉमिकल फ्रंट पे कैसे मजबूत हो सकते हैं, इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट हमें चाइना से सीखने होंगे। चलते हैं आगे। जीडीपी ग्रोथ रेट चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। जीडीपी ग्रोथ रेट देख लेते हैं तीनों कंट्रीज का। तो चाइना में देखोगे कि 80s 90s में 10.3% के आसपास था, और 2015-17 में 6.8% के आसपास हुआ। यानी पहले से घट गया है। ये क्यों घटा है? क्योंकि जब आप छोटा कंट्री होते हो तो डेवलपमेंट तेजी से करते हो। जब आपका बेस बड़ा हो जाता है तो डेवलपमेंट धीरे धीरे घट जाता है। इंडिया को आप जब देखोगे तो अभी बढ़ा है, लेकिन जब हम भी बड़े इकोनॉमी बनेंगे तो हमारा भी रेट घट जाएगा। पाकिस्तान को आप उसी तरह कंपेयर कर सकते हो कि 90s में कितना था और अभी 15-17 में कितना है। कंपेयर द ग्रोथ ऑफ जीडीपी ऑफ थ्री नेशंस। जीडीपी को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग तीनों नेशंस के। तो लेटेस्ट डाटा हमारे पास यही था, तो हमने मेंशन कर दिया 2015-16-17 का। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपैरिजन। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तौर पे हम जानते हैं कि तीनों देश में जो लाइफ स्टैंडर्ड है, लोगों के रहने का जो स्टैंडर्ड है उसको कैसे कंपेयर करते हैं। तो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा जब आप देखोगे, इंडिया का तो 6.8 के आसपास वैरी करता है। चाइना को जब आप देखोगे तो 16.127 है, और पाकिस्तान का 5.19 है। अब आप जब तीनों देश को कंपेयर करते हो तो इसमें पर कैपिटा इनकम में भी फर्क दिखता है आपको, पॉपुलेशन के बेसिक सैनिटाइजेशन में भी फर्क दिखता है, और बेसिक ड्रिंकिंग वाटर और जो बेसिक नीड्स हैं उसके अवेलेबिलिटी में भी आपको अंतर दिखता है। तो इस तरह से हम तीनों देश को कंपेयर कर सकते हैं। विच कंट्री इज बेटर टू लिव। अब हम लोग इतने डाटास को देख चुके हैं चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के, तो अब हम तय कर सकते हैं कि रहने के लिए कौन सा देश ज्यादा बेहतर है। तो चाइना में एडवांटेजेस क्या क्या है? तो चाइना में एडवांटेजेस है हायर इनकम, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, क्योंकि वो ज्यादा ग्रोथ वाला इकोनॉमी है, हमसे ज्यादा बेटर है। डिसएडवांटेजेस क्या है? तो हमारे देश में डेमोक्रेसी है, वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वन पार्टी वन रूल है, नो राइट टू प्रोटेस्ट फॉर सिटीजन। सिटीजन किसी भी तरह का प्रोटेस्ट वहां नहीं कर सकता है। नो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, किसी भी तरह के न्यायपालिका की व्यवस्था वहां नहीं है, यानी कुछ भी स्वतंत्रता नहीं है। इस एवज में अगर आपको डेवलपमेंट मिलता है तो क्या आपको डेवलपमेंट लेना है या नहीं लेना है, ये आप तय करोगे। अब इंडिया को देखते हैं तो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो लोअर इनकम है हमारा, लोअर लिविंग स्टैंडर्ड है इसके लिए, और एडवांटेजेस वही वही चीज हैं जो चाइना में नहीं है। जैसे हमारे पास डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्शंस होते हैं, फंडामेंटल राइट हैं सिटीजन्स के, और जुरिडिक्शन भी हमारे पास है। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम लोग कैसे मापते हैं? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू उसे हम मापते हैं।
इम्प्रूवमेंट ऑफ पीपल लाइफ, तो हम लोग इसको बेस कैसे बनाते हैं, इसका बेस इस तरह से बनता है कि डेवलपमेंट के साथ क्या वहां रह रहे ह्यूमन का लाइफ स्टैंडर्ड ऊपर हुआ है, इससे हम नापते हैं कि हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऊपर है या नीचे है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जब डाटा को आप देखोगे तो इसमें बेस जो बनाया जाता है वो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ को बनाया जाता है, जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लिया जाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को लिया जाता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को लिया जाता है, परसेंटेज ऑफ अंडर नरिशिंग चाइल्ड को लिया जाता है, इन सब डाटा को लिया जाता है। नॉलेज में मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग लिया जाता है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा लिया जाता है, पॉपुलेशन विद एटलीस्ट बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटी को लिया जाता है, पॉपुलेशन विथ एटलीस्ट बेसिक ड्रिंकिंग वाटर। तो ये सारे बेस को मिलाकर हम लोग जब कंपेयर करते हैं तो किसी भी देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है सामने। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ कंपैरिजन, तो एचडीआई को जब आप कंपेयर करोगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में सबसे ऊपर चाइना मिलेगा आपको, मोर्टेलिटी रेट में सबसे कम चाइना मिलेगा। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि जब भी कोई कंट्री डेवलप्ड होता है तो उसका ह्यूमन का स्टैंडर्ड भी वहां बढ़ता है। तो इसके लिए चाइना आपको सारी चीजों में अच्छे पोजीशंस पे दिखेगा, उसके बाद इंडिया दिखेगा और फिर बाद में पाकिस्तान दिखेगा। तो हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि इकोनॉमी किस तरह से ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट करती है। रिफॉर्म कंपैरिजन, अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे रिफॉर्म्स को। रिफॉर्म इन चाइना, चाइना में कैसे रिफॉर्म हुआ, तो इंट्रोड्यूस इन 1978। सबसे पहले जो रिफॉर्म्स 1978 में हुए उसमें स्लो प्लेस ऑफ ग्रोथ था, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन थी उस समय, नो इनकम इन पर कैपिटा ग्रैंड आउटपुट, फेल्योर ऑफ द मॉइस विजन बेस्ड ऑन द डिसेंट्रलाइजेशन, सनिंग ऑफ द फॉरेन टेक्नोलॉजी, इन सब की कमी थी उस समय। इसके लिए रिफॉर्म की जरूरत पड़ी। और पाकिस्तान और इंडिया में क्या था, उस समय हम लोग जस्ट इंडिपेंडेंस ही हुए थे, तो हमारे यहाँ काफी गरीबी थी और बहुत सारी कमियां थी जिसे हमें पूरा करना था आगे बढ़ के। डिफरेंट ग्रुप्स, अब ग्रुप्स वर्ल्ड वाइड जब आप देखोगे तो बहुत सारे इकोनॉमिकल ग्रुप्स बने हैं जो आस पास साथ में मिलकर आपस में ट्रेड करते हैं और अपने इकोनॉमी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंट्रीज, अब डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंट्रीज क्या क्या है, ऑल दिस डेवलपिंग नेशन। ब्रिक्स में सारे डेवलपिंग नेशन है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और जब आप सार्क की बात करते हो तो सार्क में कंट्रीज के लिस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे नेम ऑफ ग्रुप्स हैं जो बने हैं। वो किस लिए बने, वो इसलिए बने कि सारे देश मिलकर किसी एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पॉलिसी पे काम कर सकें और इस तरह से ग्लोबलाइजेशन और को और बढ़ावा दिया जा सके, ताकि हमारा सबका इकोनॉमी अच्छा हो और सबके लाइफ स्टैंडर्ड आगे बढ़े। डिफरेंट रीजन्स ग्रुप फॉर्म, ये सारा जो ग्रुप्स फॉर्म हुए हैं उसका नाम है, उसमें कौन कौन से कंट्री इन्वॉल्व है उनका नाम है, और कॉमन पॉइंट्स जिन पे ये लोग राजी हुए हैं वो डिटेल इस स्लाइड में दिया हुआ है। अब चलते हैं एग्जांपल ऑफ सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी का एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। तो सपोज इन अ एरिया देयर आर ओनली टू पर्सन, ए बी। एक एरिया को आप मानो कि उसमें दो लोग हैं, ए और बी। ए रन अ फैक्ट्री एंड प्रोड्यूस गुड्स, ए जो है एक फैक्ट्री रन करता है और गुड्स, और बी जो है बेचता है। तो सिंपल है कि ए कोई चीज को बना रहा है और बी उसे बेच रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ, एक सामान बना, बिका और ए के पास फिर मनी आ गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सपोज बी आल्सो वर्क विद ए एज एम्प्लॉय। अब मान लो कि ए जो है, बी जो है वो ए के साथ एक एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहा है। तो क्या कर रहा है, ए के लिए बी काम कर रहा है और ए उसके बदले बी को पैसा दे रहा है। तो ये ट्रांजैक्शन को भी हम इकोनॉमिक्स बोलेंगे। किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन जिसमें पैसे का लेन देन हो वो इकोनॉमी के अंदर आएगा। तो इस तरह से हम ने आज समझा कि आसपास के जो कंट्रीज हैं उससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को, और क्यों कंपेयर करना चाहिए, कंपेयर करने का रीजन क्या है। तो हमने चाइना से अपना कंपेयर किया, इकोनॉमिकली कंपेयर किया हमने, एसडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर हमने कंपेयर किया।
और जाना कि हम लोग किस स्थिति में हैं। तो 11th आज कंप्लीट हुआ हमारा। हमने 8 चैप्टर्स को पीडीएफ फाइल के थ्रू अच्छे से पढ़ा, मेरे ख्याल से सारे लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। और इस पीडीएफ का इम्पोर्टेंस मैं बार-बार बता चुका हूँ कि आपको रिवीजन करने में इससे अच्छा ऑप्शन मिल ही नहीं सकता। आप इस 10 से 12 स्लाइड को अगर स्क्रॉल डाउन करके एक बार देख लोगे, तो सब कुछ दिमाग में आ जाएगा आपके। और मैं बता देता हूँ कि इस पीडीएफ फाइल को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे सिंपली टाइप करना है www.evitcast.co.in। जब आप इस साइट पर जाओगे, तो होम पेज को बस आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आपको इकोनॉमिक जोन का एक सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे क्लास 11 के सारे क्लास के पीडीएफ होंगे। तो आज हम क्लास 8 में थे, तो क्लास 8 पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ आपके सामने खुल जाएगा। आप उसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अपने पास रख सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो आप इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर आपको लगता है किसी भी तरह के लॉजिकल सुधार की ज़रूरत है, तो आप कमेंट में उस स्पेसिफिक पॉइंट को मेंशन करो। अगर हमें लगेगा कि वो सचमुच लॉजिकल है, तो हम उस पे काम करेंगे और क्लास को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अब आखिरी क्लास में। आखिरी क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूरे बुक्स में हमने क्या पढ़ा, 11th क्लास को समराइज फॉर्म में समझेंगे, ताकि पूरा 11th क्लास का इकोनॉमी हमारे दिमाग में रन कर जाए। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक क्लास में समझा दूंगा मैं। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप मतलब एक ऐसी स्थिति में होगे कि क्लास 11 का अगर कोई इकोनॉमिक्स आपसे पूछ रहा है, तो आप धड़ल्ले से उसे बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए